दोस्तों, अगर हम पूरी दुनिया को व्यू करें तो दुनिया में लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। अगरचे हम अपने कल्चर से, अपनी सकाफत से थोड़े से मजबूर लोग हैं, उसके बावजूद लोगों ने अब ये शऊर को, इस बात को लोगों ने पा लिया है कि जो आपकी अपनी जाती लाइफ है उसको भी आपको एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि आपकी अपनी लाइफ तो लाइफ जस्ट वंस नॉट अ रिहर्सल, कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आप लाइफ ये रिहर्सल कर लें, अगली अच्छी गुजार लेंगे। और इसको हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो दुनिया में लोग सियाहत के लिए, विजिट के लिए जाते हैं। अगरचे लोग बिजनेस टूर भी करते हैं, लोग मेडिकल टूर भी करते हैं। बिजनेस टूर के अलावा कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ सियाहत के लिए डिफरेंट कंट्रीज का रुख करते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो बहुत बड़े मालदार जो लोग हैं उनके वीजास भी रिफ्यूज हो जाते हैं। क्यों रिफ्यूज हो जाते हैं? कि उनको सूटेबल कोई कंसल्टेंट या कोई लीगल एडवाइजर उनको नहीं मिलता। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे भी कंसल्टेंट बैठे हैं जिनको यूरोप का, यूके का या एडवांस दुनिया किसी ने ख्वाब में भी नहीं देखी होती, लेकिन लोगों को बैठ के वो एडवाइस कर रहे होते हैं। तो हमारे साथ आज एक बड़ा ही मोहतबर नाम, जो स्पेशली यूके, यूरोप के वीजास के अंदर बड़े स्पेशलिस्ट हैं और एक जाने माने नाम है, शाहजेब इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। तो उनसे आज एक रिव्यू लेते हैं कि ये जो दुनिया, एडवांस दुनिया हम लोग कहते हैं, यूके और यूरोप के 28 ममालिक, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, कोरिया के एडवांस दुनिया के अंदर जो रिक्वायरमेंट है विजिट वीजा के लिए, वो कौन सी है, उसका एक ओवरव्यू लेते हैं शाहजेब इकबाल। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके इंट्रोडक्शन का। बगैर कोई मजीद वक्त ज़ाया किए हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए तैयार की है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। क्विकली जो हम आज जो बात करेंगे वो यूके विजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट से हैं। जहन में रखिए कि जो भी मुल्क आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो टूरिस्ट के लिए हैं या मेडिकल विजिट के लिए हैं या बिजनेस विजिट के लिए हैं, वो कमोबेश बिल्कुल एक जैसी ही होती हैं। उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको को मीट करने की ज़रूरत है, आज हम उसका एक ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि आपका पर्पस या आपकी इंटेंशन टू विजिट क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है आपकी एप्लीकेशन का। कई दोस्त हमने ऐसे देखे हैं जिन्होंने जाना बिजनेस विजिट के लिए होता है, लेकिन वो कैटेगरी चूज जनरल विजिट कर लेते हैं जिसमें टूरिस्ट या फैमिली विजिट्स फॉल करते हैं। और जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है तो पता चलता है कि उन्होंने जो बेसिक इंटेंशन थी या पर्पस ऑफ विजिट था वो ही होम ऑफिस तक नहीं पहुंचाया, जिसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो सकती है। तो इससे बहुत ज़रूरी है कि आप उसी पर्पस के लिए या उसी इंटेंशन के लिए जाएं जिसके लिए आपने विजिट वीज़ा अप्लाई किया है। इसमें यूके में बिलखसूस जर्नल विजिटर है जो कि एज अ टूरिस्ट या एज अ फैमिली विजिटर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फैमिली विजिट वीज़ा की कैटेगरी अलग है, मैरिज विजिट वीज़ा की कैटेगरी अलग है, इंटरटेनमेंट विजिट की अलग है, मेडिकल और मेडिकल टूरिज्म बिल्कुल एक अलग चीज़ है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर विजिट्स भी हैं जो कि आजकल स्टार्टअप कैटेगरी या इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और आप जाकर यूके में उसको स्विच भी कर सकते हैं। तो एज ए सेड, पर्पस और इंटेंशन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एप्लीकेशन एंड इमिग्रेशन हिस्ट्री। आपको बखूबी तौर पे अंदाज़ा होगा कि आप पास्ट में कितनी दफ़ा यूके या किसी और मुल्क में विजिट कर चुके हैं। तो बराहे करम आप किसी भी इंफॉर्मेशन को कंसील मत कीजिए। अगर आपकी प्रीवियस एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है तो आप ब्लंटली उनको बताएं कि आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है, उसमें रिफ्यूज़ की क्या रीजंस थे, अब आपको क्यों लगता है कि आपके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं। रिफ्यूज़ल होने के बिल्कुल डिफरेंट ग्राउंड्स भी हो सकते हैं। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल हमें पेश आती है वो उन एप्लीकेशंस की है जिनके ऊपर बैन लगा होता है 10 साल का। अगर उन्होंने पहली किसी एप्लीकेशन में कोई भी इनोसेंट मिस्टेक भी की है तब भी उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो सकती है। तो
आपको चाहिए कि आप आइडेंटिफाई करें कि आप कौन कौन से ममालिक में एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं, कौन कौन से ममालिक को आप विजिट कर चुके हैं, कौन सी डेट्स पे वो वाले वीज़े आपको ग्रांट हुए थे, कौन सी डेट पे आपकी पिछली एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ हुई थी और उनकी क्या वजूहात थी। इसके बाद प्रीवियस रिफ्यूज़ल, जैसे मैंने आपको जिक्र किया, प्रीवियस रिफ्यूज़ल से घबराइए मत। अगेन मैं ये बात बहुत अपने कस्टमर्स को, दोस्तों को ये बताता हूँ कि आपको अमूमन एजेंट्स ये कह देते हैं कि ओ आपका तो पहले रिफ्यूज़ हो गया था, आप अपना पासपोर्ट बदल लें, आप एक नया पासपोर्ट रख लें, नया नाम रख लें, नई शनाख्त के साथ आप एप्लीकेशन सबमिट करवाएं। ऐसी सिचुएशन में आप अपनी इमिग्रेशन हिस्ट्री को और वर्सन कर लेते हैं। अगर आप अपनी कोई भी प्रीवियस रिफ्यूज़ल को छुपाते हैं तो बेहतर ये है कि आप कंसल्टेंट या लीगल एडवाइज़र को बताइए कि पिछली वजूहात क्या थी और उसको अपनी लीगल रिप्रेजेंटेशन में ब्रॉडर सेंस में एक्सप्लेन कीजिए, ताकि आप किसकी कोई नए रिफ्यूज़ल लेटर को रिसीव करने से बच सके। हमारे बहुत से ऐसे दोस्त और कस्टमर्स जो जानते हैं वो 5-5, 6-6 दफ़ा रिफ्यूज़ हुए हैं। सिंपल ऑथेंटिक लीगल रिप्रेजेंटेशन से उनको विजिट वीज़ाज भी ग्रांट हुए हैं और फ्यूचर एप्लीकेशंस भी उनकी अप्रूव हुई हैं। suitability requirements हैं और eligibility requirements हैं, these are the crux for any application। suitability में आपकी previous criminal conviction शामिल हैं। अगर आप अपने मुल्क में या किसी बैरून मुल्क में किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में अपनी मर्जी या अपनी गैर आपकी मर्जी के खिलाफ आपके रिकॉर्ड है, तो आप प्लीज़ इसको डिस्क्लोज कीजिए, अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को एक्सप्लेन कीजिए कि आपने किस तरह उनको अपनी जो क्रिमिनल एक्टिविटी है, या इसमें स्पीडिंग टिकट भी शामिल है, इसमें माइनर ऑफेंसेस भी शामिल हैं, तो कई लोग शर्मिंदा होके उसको डिस्क्लोज नहीं करते और 10 साल का बैन लगवा लेते हैं। इसके अलावा अगर आपसे कभी प्रीवियस स्टे में ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन रूल्स हुए हैं, जैसे आप ओवर स्टे कर गए जिसमें आपकी कोई गलती नहीं थी और आप इस डर से उसको डिस्क्लोज ना करें, तो फिर ये भी एक 10 साल के बैन की वजह बन सकती है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स में बेसिकली आपको ये शो करना होता है कि आप अपने आप को यूके या किसी और मुल्क में मेंटेन और एकोमोडेट कर लेंगे, तो इसके लिए आपको अपनी फाइनेंशियल जो सर्कमस्टांसेस हैं वो डिक्लेयर करने पड़ते हैं, आपके फैमिली सर्कमस्टांसेस डिक्लेयर करने पड़ते हैं, और जो सबसे मेन वजह है जो होम ऑफिस आपसे जानना चाहती है कि आप अपने शॉर्ट विजिट के बाद अपने मुल्क में वापस जाएंगे कि नहीं, तो उसके लिए आपको अपने मुल्क से जो आपके टाइज हैं उसकी ऑथेंटिक एविडेंस होम ऑफिस को देनी चाहिए, और उसके बाद आप अपनी जो वजूहात हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद रेलेवेंट एविडेंस, हमारे बहुत से दोस्त कस्टमर्स हमसे ये पूछते हैं कि आप डिफाइन करें कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, तो प्लीज़ जान लीजिए कि विजिट वीज़ा के लिए कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है जो कि इस्टेब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप list of documents are available on the home office list, but again आपका हर केस दूसरे केस से मुख्तलिफ है। हम हर हालत में कोशिश यही करते हैं कि जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है वो आप तक पहुंचाएं, लेकिन उससे पहले हमें आपके केस को असेस करना होता है और उसके बाद आपको मशवरा देना होता है कि आप किस वक्त अपनी एप्लीकेशन यूके में सबमिट करवाएं और उसके चांसेस ऑफ सक्सेस क्या है। चॉइस साहब, ये थी मेन यूके विजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट। आई होप के जो मैसेज है वो क्लियर है और लोगों तक पहुंच चुका है। जी, शाहजेब ने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। दोस्तों, मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा आज का और बड़ा इम्पोर्टेंट जो पैगाम शाहजेब ने दिया वो ये है कि आप अपनी ट्रांसपेरेंसी रखें, आप ऑनेस्ट रहें जहां आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं। कुछ लोग छोटा मोटा अपना कोई ना कोई इशू जो है उसको हाइड करके
अपने ऊपर 10 साल की पाबंदी, डिसेप्शन जिसको कहते हैं, वो लगवा लेते हैं। और कुछ लोगों के ऊपर डिसेप्शन लगी होती है, वो वीजा अप्लाई करते हुए उसको डिस्क्लोज नहीं करते। क्योंकि हमारे जो अनाड़ी एजेंट लोग जो पाकिस्तान के अंदर स्पेशली काम करते हैं, वो बताते हैं आप अपना पासपोर्ट चेंज कर लें, आप अपनी आईडी जो है वो चेंज कर लें। हालांकि ये इटसेल्फ एक ऑफेंस है कि अपनी आप आईडी चेंज करें, इससे आप अपनी वर्स्ट अपनी हिस्ट्री कर लेते हैं, स्पेशली ट्रेवल हिस्ट्री को। और ये बड़ा ही एक नेगेटिव इफेक्ट है कि आप अपना नाम चेंज कर लें या कोई डेट ऑफ बर्थ आप चेंज कर लें विदाउट एनी सॉलिड रीजन। आपको कभी भी अपना नाम या कुछ चेंज नहीं करना चाहिए। और स्पेशली जो विजिट वीजा है, विजिट वीजा जैसे आपको शाहजेब ने बताया कि पूरी दुनिया में जो एडवांस कंट्रीज हैं 19-20 के फर्क से उनके विजिट वीजा की जो रिक्वायरमेंट है वो सेम ही है। और स्पेशली इसमें बैंक स्टेटमेंट बड़ा काउंट करती है। शाहजेब जी, कल ही हम लोग बैठे थे, ये माल ऑफ एमिरेट्स है दुबई के अंदर, बहुत बड़ा माल है ये। तो अच्छा। यहाँ बैठे थे तो मेरे दोस्त कहते हैं यार मैं एक एजेंट के पास गया, तू आंदा जनाब 7,000 दिरहम वाले का वीजा लग जाता ते तुलसी ते तुहाडे लाखां रुपया। तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा जनाब ऐसी बात हरगिज नहीं है। जो गोरा है और जो लोग दुनिया में जो अपने आप को एडवांस कहते हैं, वो सबसे पहले देखते हैं कि जो एप्लीकेंट है वो स्टेबल है और बैलेंस है। स्टेबल और बैलेंस, मैं ये आप दो बड़ी। ये जो इशू आपने रेज किया है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं बहुत से ऐसे क्लाइंट्स जिन्होंने पहले अपनी एप्लीकेशंस रिफ्यूज की, उन्होंने इसी जोन में आके एप्लीकेशन सबमिट की कि उनके पास करोड़ों रुपए है। तो मेरी नजर से कुछ रिफ्यूजल ऐसे भी गुजरे कि उन्होंने ये भी कह दिया कि तुम्हारे पास तो इतने करोड़ रुपए हैं, हमें लगता है कि तुम अब सब कुछ बेच के यूके चले जाओगे। तो तो हाँ, आपको तो आपको बेसिकली ये बताना है कि अगर आप 10 दिनों के लिए या 15 दिनों के लिए जा रहे हैं तो 15 दिनों में आप करोड़ों रुपया तो खर्चते नहीं है। अगर आपने एक सिंपल जिंदगी गुजारनी है, आपने खाना खाना है, आपने ट्रैवल करना है, आपने डिफरेंट सियाहत के ऐसे जो हैं एरियाज हैं उनको विजिट करना है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना अच्छा। बजट उनको देना होता शाहजेब, जो बात यहाँ है ना अपने व्यूअर्स को बताने वाली, वो ये है कि आपने किसी भी कंट्री का अगर रुख करना है, वहां आपने विजिट करने जाना है, तो उस कंट्री को आपके एसेट्स के साथ कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि इस बात से लेना देना है कि आप उसके कंट्री के अंदर कितने दिन स्टे करेंगे और कितने आप एक्सपेंडिचर करेंगे। एक रीजनेबल एक्सपेंडिचर, जैसा हम यूके की बात करें है। तो हाँ जी। मिनिमम 200 पाउंड पर डे के हिसाब से या मैक्सिमम 300 पाउंड जो है वो पर डे के हिसाब से आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए और एक रीजनेबल आपका मंथली सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट यही है कि एक रीजनेबल आपके पास सोर्स ऑफ इनकम हो। और अगर आपने 10 दिन या एक वीक स्टे करना है तो पर डे के हिसाब से मिनिमम 200 पाउंड और मैक्सिमम 300 पाउंड पर डे के हिसाब से फंड्स आपके पास हो। और इससे भी अगर हम एक कदम आगे बढ़े तो वो फिर आपकी स्टेबिलिटी, आपका बैलेंस, और उससे बढ़ के जैसा शाहजेब ने आपको बताया कि हम लोग ये समझते हैं, जो लीगल टीम्स हैं वो समझती हैं कि किस कंट्री में कौन सा फेस्टिवल आ रहा है या कौन से दिन जो है वो इम्पोर्टेंट है और विजिट वीजे के लिए किन दिनों के अंदर अप्लाई करना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको शाहजेब ने बताई। शाहजेब जी, अपने व्यूअर्स को विजिट वीजा के हवाले से आज कोई आप अपना आखिरी मैसेज देना चाहें तो आप इसको प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ हम जाएंगे। चौधरी साहब, आपने बहुत डिलीजेंटली समराइज करके व्यूअर्स को बता तो दिया है। अगेन आपकी जो मेंटेनेंस वाला पॉइंट है, जो इशू है, कानून में इसका लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है वो है एडिक्वेट मेंटेनेंस। एडिक्वेसी को उन्होंने इस कदर ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया जैसे मैंने आपको बताया। इसमें आपकी जो असेसमेंट है जो वीजा ऑफिसर करता है वो आपकी एकोमोडेशन की कॉस्ट, जैसे अगर आपने कोई कमरा बुक करवाया है booking.com के थ्रू, तो वो देखते हैं कि टोटल 10 दिनों में इसका एकोमोडेशन का क्या खर्चा है। इसी तरह अगर आप 10 दिन के लिए बिलफर्ज लंदन में रहते हैं तो आपको पता है कि ट्रैवल कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है। आप एक महीने के लिए भी कार्ड ले सकते हैं, ट्रैवल कार्ड,
एंड दैट इज ऑल यू नीड फॉर योर ट्रैवलिंग। इसके अलावा जो आप खाते हैं पीते हैं डेली बेसिस पे वही खर्चा है। तो जो लोग अपने खानदान वालों के पास जाके रहते हैं तो अमूमन हम यही कहते हैं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट एकोमोडेट किए जाएंगे, जिसकी वजह से उनका जो एकोमोडेशन का खर्चा है वो भी बहुत नीचे आ जाता है। तो इस चीज को देखने की बहुत जरूरत है। और अगेन पास्ट रिफ्यूजल लेटर्स, पास्ट ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन रूल्स, ये इंपॉर्टेंट बिट्स हैं। और ऑफ कोर्स आपकी इंटेंशन जो यूके या किसी और मुल्क को विजिट करने की है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। उसमें हम पूरी प्लानिंग के साथ एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, उसके साथ लीगल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं जो कि एक्सप्लेन करती हैं कि रीजंस ऑफ विजिट क्या है। अगेन दोस्तों, अगरचे हमारे जो ऑफिस है वो दुनिया के 4 कंट्रीज में मौजूद है। लंदन में, यूरोप का कंट्री पुर्तगाल उसमें, दुबई में, पाकिस्तान गुलबर्ग के अंदर। और हमारे स्क्रीन के ऊपर आप नंबर्स देख रहे हैं, पाकिस्तान ऑफिस का नंबर चल रहा है, दुबई ऑफिस का नंबर चल रहा है। आपने अगेन घबराना नहीं, और किसी भी टाइम आपने कॉल करनी है और किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपने हेजिटेट नहीं करना। और शाहजेब ने जैसे आपको बताया कि जो मेन जो चीजें हैं 3 मैं आपको बताऊं कि आपने बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट रहना है, किसी भी चीज को हाइड नहीं करना। बैंक स्टेटमेंट में आपने एक आपको बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। और उसके अलावा जितने दिन आपने वहां स्टे करना है किसी भी कंट्री में, उतने दिन के एक्सपेंडिचर आपके पास होना चाहिए। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए या किसी किस्म के विजिट वीजे की इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट या एक्सपेंडिचर के लिए आप हमारे दुबई के नंबर पर, आप हमारे लाहौर के नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। हमारी लीगल टीम्स बैठी हैं जो सिर्फ आप और सिर्फ आपके लिए बैठी हैं। इसलिए दोबारा शाहजेब का मैसेज मैं रिपीट कर दूं कि घबराना नहीं। प्राइम मिनिस्टर का भी यही मैसेज है। थैंक यू वेरी मच।